वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स समझाने वाला हूं जो कि आपके कल परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको समझाता हूं। पहला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मार्क का नियम क्या है। तो मार्क का नियम में बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु की मांग उसके मूल्य पर निर्धारित करती है तो वस्तु की मांग उसके मूल्य के घटने के साथ साथ बढ़ती जाएगी और वस्तु के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो उसकी मांग घटती जाएगी। ये होता है मार्क का नियम। मतलब कि जब हमारा वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग वस्तु की कम होती जाएगी और जब वस्तु का मूल्य कम होगा तो वस्तु की मांग बढ़ती जाएगी। इसके बाद एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर क्रय की जाने वाली वस्तु का परिमाण ही मांग है। इसका मीन्स हुआ कि मांग की डिफिनेशन ये है कि एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय में जो वस्तु हम क्रय करते हैं तो उसे ही मांग कहा जाता है। फिर इसके बाद हम अब देखते हैं कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या क्या होते हैं। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों में से सबसे पहला कार्य है हमारा विनिमय का माध्यम। इसमें मैं देखिए बताता हूँ। विनिमय का माध्यम से मतलब हमारा ये है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो विनिमय के माध्यम से मुद्रा का प्रयोग क्या करता है कि अपने सामान बेच करके मुद्रा प्राप्त करने के लिए करता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है वो अपना सामान बेच करके उससे मुद्रा प्राप्त करेगा और उस मुद्रे से किसी भी दूसरे वस्तु को खरीदेगा। ये है हमारा मुद्रा का प्राथमिक कार्य। तो पहला है विनिमय का माध्यम और दूसरा हमारा कार्य है मूल्य का मापक। मतलब कि दो वस्तुओं के बीच के मूल्य की तुलना की जा सकती है। ये भी मुद्रा का प्राथमिक कार्य के अंतर्गत ही आता है। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। रेपो रेट क्या है। रेपो रेट से तात्पर्य ये है कि जैसे कि हमारा जब बैंक अकाउंट खाली हो जाता है तो हमें ऋण की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से जब कोई हमारा दूसरा बैंक है तो वो भी अपने कार्यों के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं। तो ये ऋण बहुत ही अल्पकालीन समय के लिए होते हैं। तो केंद्रीय बैंक इन ऋण को जिस ब्याज दर पर देता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। बैंकों के लिए जो ब्याज दर लगाया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा उसे कहा जाता है रेपो रेट और ये बहुत ही कम समय के लिए होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक बैंक किन्हें कहा जाता है। तो व्यापारिक बैंक का दूसरा नाम होता है वाणिज्यिक बैंक, इन्हें कहा जाता है। और व्यापारिक बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कि हमारे आदेशों पर, मतलब कि जनता के आदेशों पर हमारे खाते में पैसा जमा करते हैं, हमारे रुपए को सुरक्षित रखते हैं, हमें आवश्यकता पड़ने पर ऋण देते हैं, फर्मों को आवश्यकता पड़ने पर ऋण देते हैं। ये है हमारे वाणिज्यिक बैंक के कार्य। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन हमारा है कि वस्तु विनिमय से क्या तात्पर्य है। वस्तु विनिमय का तात्पर्य हमारा ये है कि मान लीजिए कि मुझे किसी भी एक वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु चाहिए तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वस्तु विनिमय। मतलब कि अगर मान लीजिए मुझे एक गाय लेना है और उसके बदले में 10 बकरी दे दें, मतलब कि पैसा हमें नहीं देना पड़े, चीज़ के बदले ही हम कुछ चीज़ ले लें, उसे कहा जाता है वस्तु विनिमय, उस प्रोसेस को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन एक शक्तिशाली मुद्रा क्या है। शक्तिशाली मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो कि हमारे पास करेंसी के रूप में रहती है और बैंकों के पास सुरक्षित कोष के रूप में रहती है तथा केंद्रीय बैंकों के पास अन्य जमा के रूप में रहती है। अब इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बैंक क्या है, इसको समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैंक क्या है। बैंक देखिए, बैंक एक संस्थान है जो जनता से धन जमा करवाता है और व्यक्तियों के साथ साथ फर्मों को भी धन उपलब्ध करवाता है। बैंक क्या है, एक संस्थान है जो हमारा धन जमा करवाता है तथा व्यक्तियों के साथ साथ फर्मों को भी धन जमा करवाता है। ये बैंक के प्राथमिक कार्य हैं, लेकिन वे अपने ग्राहकों को कई अन्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि लॉकर सुविधा, धन का हस्तांतरण, ड्राफ्ट इत्यादि सुविधाएं जारी करता है तथा हमारे पैसे की सुरक्षा भी करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर क्या है।
तो प्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जो कि हमारे द्वारा डायरेक्ट सरकार को दिया जाता है, वो कर होता है प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जैसे कि अप्रत्यक्ष कर किसी भी उत्पादक को, सामान बनाने वाले को उसके ऊपर लगाया जाता है और वो सामान बनाने वाला उस सामान के मूल्य में कर को जोड़ करके जिस ग्राहक को बेचता है उससे वसूल करता है। तो मतलब कि ये जो कर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं लगाया जाता, सबसे पहले जो ग्राहक जो प्रोडक्ट बनाने वाला होता है उसके ऊपर लगाया जाता है और वो फिर प्रोडक्ट बनाने वाला उस कर को हमारे मूल्य में जोड़ करके फिर वो सरकार को चुकाता है। तो इस कर को बोला जाता है अप्रत्यक्ष कर। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्व प्राप्ति क्या है। राजस्व प्राप्ति का अर्थ ये है कि सरकार कर के माध्यम से, शुल्क के माध्यम से, टैक्स की ये सब चीज़ों के माध्यम से जो आमदनी अर्जित करती है उसे कहा जाता है राजस्व प्राप्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में क्या अंतर है। तो देखिए, पूंजीगत व्यय में क्या है कि ये सरकार के दो खर्च के हिस्से हैं, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय में क्या है कि सरकार को इसमें लाभ होता है, जैसे कि इसमें सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है, और राजस्व व्यय में सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं होती है। तो इसमें सरकार को फायदा होता है पूंजीगत व्यय में, और राजस्व व्यय में सरकार को फायदा नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक के बारे में बताइए, केंद्रीय बैंक क्या है। तो देखिए, केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इस बैंक का कार्य अल्प विकसित देशों के संदर्भ में आर्थिक विकास के कार्यों को संभव बनाना होता है। यह बैंक देश में सभी प्रकार के नोट को छापता है। सरकार और केंद्रीय बैंक की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा यही है कि प्रत्येक केंद्रीय बैंक का एक कार्य है कि अर्थव्यवस्था तथा मुद्रा पूर्ति आदि को नियंत्रित करता है। हमने ये क्वेश्चन जो अभी बताए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको इन क्वेश्चंस में से लगभग ये 15 क्वेश्चन के लगभग होंगे। तो 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको कल एग्जाम में मिल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। और हमने 2 वीडियो और इसके पहले अपलोड किए हैं, उनको भी आप देखिएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।